Focus towards Bangladesh, where the interim government has now issued a statement on the Gopalganj violence that killed at least 4 people. The Yunus government has stated that the use of violence in Gopalganj is utterly indefensible and preventing young citizens from peacefully holding a rally to commemorate the 1-year anniversary of their movement is quote-unquote a shameless violation of their fundamental rights. The Yunus-led government has also stated that members of the NCP, the National Citizen Party, police and media were subjected to brutal attacks with their cars vandalized and individuals violently assaulted. This comes after the NCP members had clashed with Sheikh Hasina's Awami League supporters in the ousted leader's hometown. The interim government has stated that the attacks were allegedly carried out by the Awami League leaders and they will not go unpunished. Yunus has of course now backed the NCP, they've stated, and he's also commended the police and the army for their prompt intervention and of course as he's termed it, the courage of the students against these malicious threats. So my colleague Renik Datta with us on the broadcast. Renik, violence in Bangladesh continues. There's been sporadic violence that has been witnessed over the last couple of months. Things have not quietened down. Now Yunus government coming in, backing the NCP once again, hitting out against the Awami League, but 4 people have lost their lives. हाँ, एकदम देखिए बांग्लादेश का गोपालगंज में जिस तरीके का हिंसा का घटना सामने आया है, जिस तरीके से रैली के ऊपर हमले का घटना, रैली चलते चलते ये हमले का घटना घटा है और जिसमें जो असल में 4 लोगों का जो मौत हो गया है। इस पूरा घटना में अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान दिया गया है, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसी के मुताबिक एनसीपी को बैक करने का कोशिश जो है वो एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस की तरफ से दिखा गया है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया है कि ये पूरा हमले के पीछे अगर देखा जाए तो आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है और पुलिस की तरफ से जांच किया जा रहा है, ऐसा भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का ये तस्वीर पहला नहीं है। बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से लगातार बांग्लादेश में जो हिंसा का घटना वो देखने को मिला है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आया है, लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसमें भी दिखाई दे रहा है कि एक रैली, जिस रैली में एनसीपी की तरफ से ये रैली किया जा रहा था, इस रैली में जिस तरीके से हिंसा का घटना इस रैली से भड़का है, तो इस पे एक बात तो साफ हो चुका है कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति वो परिस्थिति सही नहीं हुआ है। तो इसी जगह से सवाल दूसरी जगह में आ रहा है कि एक तरफ बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट जो है आवामी लीग को आरोप दे रहे हैं, एनसीपी को बैक करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालने पर इंटरिम गवर्नमेंट क्या भूमिका रहा है, इसी को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है ये बांग्लादेश से उठकर सामने आ रहा है। बांग्लादेश का जो आम नागरिक है और आवामी लीग है उनके तरफ से लगातार डिमांड किया जा रहा है कि बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनको रिस्टोर किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सही तरीके से किया जाए। मगर दूसरी तरफ दूसरा तस्वीर देखने को मिल रहा है कि किसी टाइम पर बांग्लादेश में रास्ते में किसी को फेंक के पीटा जाता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक मॉब के अंदर से, एक प्रोटेस्ट रैली के अंदर से एक रैली में जो झड़प होता है, उस झड़प की वजह से 4 लोगों का मौत होता है गोली चलने की वजह से। मगर अभी भी ये पूरा घटना पे टोटल 10 लोग के आसपास को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से, मगर ये पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रिस्टैब्लिश करने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ और एक सवाल पैदा होता है कि ये इस तरीके का जो सिचुएशन बांग्लादेश में लगातार देखने को मिल रहा है, इसी सिचुएशन में क्या बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना पॉसिबल है, क्योंकि अप्रैल महीने में इलेक्शन का डिक्लेयर मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया है। तो ठीक ये सिचुएशन, इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर बरकरार रहे कि एक रैली के अंदर जिस तरीके का झड़प सामने आया है, एक रैली में इस तरीके का अगर झड़प हो तो उसमें इसके बाद जब पॉलिटिकल रैलीज निकलेंगे तो उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल पैदा हो सकता है। तो इसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को किस तरीके से सही किया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज हो सकता है मोहम्मद यूनुस के लिए, और मोहम्मद यूनुस ये पूरा सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे ये भी देखना होगा। All right, Renik Datta, thank you for joining us on the broadcast. We do know for a fact that a curfew is now in place in Gopalganj. We will continue to track updates from there, shifting focus to the